हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन सेम मोमेंटम से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए छोड़ा था, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना था। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मुझे एक बार बताओ, जब भी कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है। उसका पाथ हो जाता है सर्कुलर हो जाता है, वृत्तीय पाथ हो जाता है, और उसकी जो रेडियस हो जाती है वो होती है mv/qb। और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 2πm/qb। वो सभी को पता होगा। अब मुझे एक यहाँ से बात बताओ, अगर ये सेम मोमेंटम है, अगर सेम संवेग है, समान संवेग है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और देखो सेम मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। और यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों का जो हमारा चार्ज होता है सेम होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। तो सारा कुछ तो सेम हो गया, तो मतलब दोनों का जो रेडियस होगी वो इक्वल होगी, तो दोनों का जो पथ कैसा होगा, समान वक्री होगा। ऑप्शन यहाँ से हमारा कौन सा सही होगा, सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। एक भाई ने जो आंसर दिया था ऑप्शन बी, जो कि गलत है। अब यहाँ पर अगर समान संवेग ना बोलता तो क्वेश्चन कुछ दूसरा होता है, और वो क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिनोमिना पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। अब देखिए उसी फिनोमिना पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है जिसका दूसरा टाइप है। अब ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये भी उसी फिनोमिना पर बेस्ड है, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करते हैं तो कौन सा स्टेट में इसमें से सही बताना है। अब सेम फिनोमिना है, अगर परपेंडिकुलर इंटर करेंगे तो उनका पाथ होगा वक्री होगा, मतलब उनका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और उनकी जो रेडियस होगी r बराबर mv/qb होगी। ये बिल्कुल सबको पता है। तो r बराबर हो जाएगी mv/qb। अब देखो यहाँ से क्या ध्यान रखना है, अगर उनकी जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या सेम होगी, सेम होगी। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सेम है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो हमारा वो होता है, मतलब चार्ज होता है, ये भी सेम होता है। तो आर यहाँ से किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर प्रोपोर्शनल आ गया है मास के। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका पाथ ज़्यादा वक्री होगा, उसकी मतलब रेडियस ज़्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी रेडियस कम होगी। तो मास किसका ज़्यादा होता है, मास होता है हमारा प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का ज़्यादा है। तो मास अगर प्रोटॉन का ज़्यादा है तो रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की ज़्यादा होगी। तो मतलब प्रोटॉन का पथ ज़्यादा वक्री होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ हमारा कम वक्री होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है। कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में दिया है कि मतलब समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ होंगे, बिल्कुल गलत है। दोनों के समान त्रिज्या नहीं होगी, क्योंकि मास डिफरेंट है तो रेडियस भी उनकी डिफरेंट होगी। और कुंडली वत पथ बिल्कुल गलत है, ये भी अगर किसी थीटा एंगल पर अगर इंटर करने की बात करता तो हमारा पथ आ जाता कुंडली नुमा। उसके लिए भी दूसरा mv/qb × cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाते। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, और वो दोनों का जो पथ होगा वो रेडियस होगा, मतलब वक्री होगा, सर्कुलर होगा। तो उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इन क्वेश्चन पर बेस्ड। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एयरफोर्स नेवी के फेवरेट क्वेश्चन हैं और फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मैं 2 क्वेश्चन में आपके इन टाइप के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही पदार्थ तथा त्रिज्या के 2 तार जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 है, समान बल से खींचा जाए तो उनमें उत्पन्न जो हमारी विकृति स्ट्रेन का हमें बताना है क्या रेशियो होगा। अब देखिए गामा बराबर हम सभी ने पढ़ा होगा प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सभी ने पढ़ा होगा, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है उनकी लंबाइयों का अनुपात। अब हमें विकृति का अनुपात निकालना है, तो गामा हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि सेम मटेरियल है। तो विकृति प्रोपोर्शनली हमारी क्या आ जाएगी, प्रतिबल क्या आ जाएगी, हम F/A लिख लेंगे, शॉर्ट में लिखे ले रहे हैं प्रतिबल की। अब यहाँ से देखो विकृति हमारी क्या होती है, चेंज इन लेंथ बटे लेंथ। तो मतलब यहाँ से लेंथ का कोई भी रेशियो नहीं है, विकृति केवल प्रतिबल पर निर्भर कर रही है, और F/A में कहीं भी लेंथ का डिस्कशन नहीं है। तो मतलब हमारी जो रेशियो हो जाएगा विकृति का क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप mgl/πr² डेल्टा एल भी करेंगे तब भी आप उसी तरीके से लगा पाएंगे, क्योंकि डेल्टा एल बटे मतलब कुछ लोग स्मॉल एल बटे कैपिटल एल लिखते हैं, बात वही है। डेल्टा एल बटे चेंज इन लेंथ बटे टोटल लेंथ होती है विकृति। तो वही हमारी जो अनचेंज रहेगी, मतलब रेशियो जो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, वो लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा ए सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक ऊर्ध्वाधर केस नली में जल 10 सेंटीमीटर लंबाई तक चढ़ता है। यदि नली को 45 डिग्री झुका दिया जाए तो चढ़े हुए जल की लंबाई बतानी है। तो इसका बस बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है, एच डैश इजक्वल टू एच अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बस आपके लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब 10 सेंटीमीटर तक चढ़ता है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इजक्वल टू आ जाएगा हमारा 10√2। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सितार के एक तार की लंबाई बदलकर उसी लंबाई तथा उसी पदार्थ की परंतु 3 गुनी त्रिज्या का दूसरा तार लगा दिया जाता है। यदि तार का तनाव उतना ही रखा जाए तो आवृत्ति बतानी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने 3-4 टाइप जो इसके होते हैं वो मैंने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स में करा दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के टर्म में निकालेंगे तभी हम अपना आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 2 गुनी कर रही है, 3 गुनी कर दी जा रही है। तो रेडियस हम कब निकाल पाएंगे? जब एम बराबर होता है, मास बराबर होता है डी इंटू वी, मतलब डेंसिटी इंटू आयतन। लेकिन जब हमारा तार होता है वो तो ऐसे होता है, मतलब वर्त की तरह होता है। तो डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से समझिए हमारी लेंथ भी उसी लंबाई की है, तनाव भी उसी लंबाई का है। तो हमारी जो इन प्रपोर्शनली आ जाएगा 1/√में पाई आर स्क्वायर किया जाएगा। पाई भी क्या लिखें हम, सीधा सीधा 1/√r² लिख दें। तो मतलब इन हमारी जो आ जाएगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r के। तो मतलब अगर हमारा जो त्रिज्या की जो रेडियस है वो 3 गुनी कर दी गई है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो मतलब 1/3 हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा, सी वाला 1/3 हो जाएगी। तो आपको ये दिमाग में ये फिनोमेना ध्यान रखना है कि कई बार हमें डेंसिटी के टर्म में भी फॉर्मूले को स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी हम अपना राइट सीक्वेंस फॉलो कर पाएंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर करना है। अब देखिए, एक सरल लोअर का आवर्तकाल पृथ्वी पर T1 है। यदि पृथ्वी तल से आरी ऊंचाई पर, जहाँ पर त्रिज्या मतलब आरी पृथ्वी के रेडियस है, आवर्तकाल T2 हो जाता है, तो T2/T1 बताना है। सबसे पहले हमें T का फॉर्मूला सबको पता होगा, कक्षा 12th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2π√L/g सबको पता है। अब देखिए यहाँ से मैं शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जब हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी तल से तो हमारा जो जी इक्वल टू होता है Gm/RE + h का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हाइट बराबर कितना है, मतलब रेडियस की बराबर जा रहे हैं, तो RE + RE का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो RE ऊंचाई तक ले जाया जा रहा है पृथ्वी त्रिज्या से। तो यहाँ से Gm/RE + RE 2RE, तो मतलब 2 दूना 4, 4RE स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं, जब उतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जी हमारा कितना हो रहा है 1/4। बस इतना आपने कर लिया तो बस आप इजीली क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर इतनी आप सोच पा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जी हमारा 1/4 हो रहा है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ आगे। तो जी हमारा कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। अब हमने टी का फॉर्मूला पता है, टी बराबर 2π√L/g। अब जी कितना हो रहा है, G/4 हो रहा है। तो जब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो टी हमारा मतलब ये हमारा ऊपर यहाँ पर जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहीं से हम डी का मतलब पहले हमारा था टी बराबर 2π√L/g, फिर हो गया यहाँ से। अगर रेशियो करना चाहें आप, अगर लेंथी करना चाहें, क्योंकि एग्जाम हाल में आपको राइटिंग के नंबर नहीं मिलने वाले, ये ध्यान रखती है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा जो √4 वाला यहाँ से, तो मतलब T1/T2 आ जाएगा 1/2। तो T2/T1 बताना है, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा है 2। तो मतलब हम यहीं से एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि पहले हमारा टी था, अगर हम G/4 करेंगे तो हमारा जो टी आ जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब हमारा T2/T1 आ जाएगा 2। अब यहाँ से रेशियो का भी एग्जाम में ध्यान रखना होता है, कई बार T1/T2 पूछता है, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज रखिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद का एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइम आ गया है, आप इवेल्यूएट करते रहें हर क्वेश्चन पर। हर नए आपको इस सीरीज़ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, तो जो आपको ना आए उनका स्क्रीनशॉट वगैरह आप रख लिया करिए, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसकी जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है। तो अब देखिए किसकी हमारी नहीं होती है। देखिए चाल और ये 1/√μ0 इनकी विमा होती है, सेम होती है। LT इनवर्स होती है, ये सही है बिल्कुल, हमें नहीं वाली बताना है। टॉर्क एंड वर्क की विमा भी सेम होती है, mL²T⁻², ये भी हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पर दिया है संवेग एंड प्लांक कांस्टेंट, ये हमारा गलत है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट आ जाएगा वो तो यही आ जाएगा, क्योंकि संवेग की होती है MLT इनवर्स -1, और जो प्लांक नियतांक की होती है ML इनवर्स T इनवर्स, तो T-2। तो
सही के सीक्वेंस हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। तो यही हमारा सही सीक्वेंस है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी दाब पर किसी आदर्श गैस की समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो आपको पता होना होना चाहिए, अगर समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करता है तो वो हमारा दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर रुद्धोष्म की बात करेगा, आइडियाबैटिक की बात करेगा, तो वो होता है हमारा गामा पी। आप सभी ने जो न्यूटन ने जो ध्वनिकीय वेग बताया था, उन्होंने बताया था कि समतापी प्रक्रम होता है, तो मतलब ई बराबर होता है, मतलब वेग बराबर होता है गामा बटे ई बटे दाब बटे प्रत्यास्थता। तो जब लाप्लास ने संशोधन किया था तो उन्होंने बताया था रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, उसमें गामा के इंटू किया था, तो मतलब समतापी प्रक्रम में दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में गामा के गुणन के बराबर होता है। और जैसे एक दो फैक्ट आपको और बता दूं, समतापी प्रक्रम में विशेष ऊष्मा अनंत होती है और रुद्धोष्म प्रक्रम में विशेष ऊष्मा शून्य होती है। तो वो आपको फिनोमिना इतने प्रिपेयर रखनी है। और हीट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं अगली सीरीज में, मैं अगले वीडियो में ट्राई करूंगा कि हीट से ही सारे क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि हीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर के लिए ये सारा डाटा पढ़ लीजिए, बस आपको एग्जाम हॉल में ये दिखा, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है, बीटा बराबर होता है एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। एल्फा मतलब धारा लाभ है हमारा। तो आप एग्जाम हॉल में जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको ये अगर फॉर्मूला पता है, बस इसको टिक करके आप चले जाएंगे आगे। अगर नहीं पता है तो बस घूमते रह जाओगे। बस यही इसीलिए मैं दोस्तों बताता हूँ, बस अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना कीजिए, बस पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो एल्फा का हमारा देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए। एल्फा बराबर होता है संग्राहक धारा बटे जो उत्सर्जक धारा, और बीटा बराबर होता है IC अपॉन IB। तो आप यहाँ से ये फैक्ट गेन कर सकते हैं। तो बीटा का जो रिलेशन होता है एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, बहुत बार एग्जाम में आया है ये रिलेशन, और इन पर बेड न्यूमेरिकल भी बहुत बार आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कण जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य तथा निश्चित रूप से आवेश भी शून्य है। तो दोस्तों न्यूट्रिनो का आवेश और मास दोनों शून्य होता है। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वैद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध R और 2R हैं, तो समांतर क्रम में अगर इनको ऐड कर लिया जाए तो R 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जाओं का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले ऊष्मीय ऊर्जा का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कर लेंगे, I2RT होता है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में हमारी करंट जो होती है, जो हमारी I होती है, वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। तो यहाँ से हम अगर दोनों में R का इंटू और R का डिवाइड कर देंगे तो I2R हमारा कितना आ जाएगा, V²। तो मतलब V² बटे R इंटू T। तो ये हमारा H का फॉर्मूला निकल आया। अब देखिए यहाँ पर हमारा V भी कॉन्स्टेंट है, समांतर क्रम में हमारा जो विभव पोटेंशियल सेम रहता है, और श्रेणी क्रम में हमारी करंट सेम रहती है। ध्यान रखिए, समांतर क्रम में हमारा विभव सेम रहता है, तो हमें वो उसी के टर्म में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो H प्रोपोर्शनली क्या आ गया, H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 1/R आ गया। तो मतलब H बढ़ाएं, मतलब H अगर प्रतिरोधों का जो हमारा रेशियो है 1:2 है, तो धाराओं का रेशियो जो उनकी ऊष्मीय ऊर्जाओं का रेशियो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उबलता हुआ जल भाप में परिवर्तित हो रहा है, तो इस अवस्था में जल की विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है इस बार के एग्जाम के लिए, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए Q बराबर होता है MS डेल्टा T, ये आपको पता होगा। अगर हमें विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है तो Q बटे M डेल्टा T कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जब 100 डिग्री पर ही जल उबलना चालू होता है और 100 डिग्री पर भी भाप में बदलना चालू हो जाता है, तो मतलब चेंज इन जो टेम्परेचर में चेंज कितना है, 0 है। तो मतलब समथिंग के अपॉन 0 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मतलब राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि जब चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल 0 है, 100 डिग्री पर ही भाप बनती है और 100 डिग्री पर ही जल व भाप में परिवर्तित होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक की आवर्तकाल और लंबाई के बीच का ग्राफ। तो इसका ऑप्शन बता दूं दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, परवलय का। लेकिन मैं आपको यहाँ जो 2-3 ग्राफ और बता दूं, टी और रूट एल के बीच में ग्राफ। दोस्तों टी बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है 2π√L/G होता है, हमको सबको पता है। टी और रूट एल के बीच में अगर पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर टी और एल के बीच में पूछेगा तो पैराबोला होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर टी और रूट जी के बीच में ग्राफ पूछेगा तब भी स्ट्रेट लाइन होगा, और टी और जी के बीच में अगर पूछेगा तब हमारा होगा दीर्घवृत्त। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। टी और अगर रूट एल के बीच पूछ रहा है तो स्ट्रेट लाइन, टी और एल के बीच में पूछ रहा होगा तो पैराबोला। ये पॉइंट बहुत जरूर ध्यान रखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है।
तो आपको इसमें से सब पता होगा ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बेस्ड है, ये भी सही है, और ये आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन बी वाला, मतलब ये हमारी इस परिकल्पना को प्रस्तुत नहीं करता है। ये एंट्रोपी सेकेंड लॉ में बताता है। एंट्रोपी हमारा कौन से लॉ में बताता है? एंट्रोपी की जो बात हुई है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर है, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये क्वेश्चन के आप समझ सकते हैं कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब जो हमारी कुल ऊष्मा होती है किसी निकाय की, वो किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो जाती है। तो यहाँ से बोल रहा है कि किसी गए आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर है किया गया कार्य। तो मतलब हमारा जो कार्य है वो माइनस डेल्टा मतलब डेल्टा यू की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो गया है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि हमारा डेल्टा क्यू क्या आ रहा होगा? जीरो रहेगा। अगर आपको यहाँ तक आप सोच लिए तो मतलब आपको क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन है कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो मतलब डेल्टा क्यू कब जीरो होता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया में, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा जो चेंज इन हीट होता है, जो ऊष्मा का आदान प्रदान रुद्धोष्म प्रक्रिया में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ से हमारा बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति किससे प्रदर्शित होती है? दोस्तों ये ध्रुवण से, ये पोलराइजेशन से सिद्ध होता है कि विद्युत जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अनुप्रस्थ तरंग की होती हैं। ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका डिस्कशन मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन आया था, बस सी की जगह पर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कर दिया था एयरफोर्स के एग्जाम में। अब देखते हैं कौन इसका आंसर सही बता पाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और इस वीडियो को आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।